दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएँ घट रही हैं देश में, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो बात हुई कल, वो ये हुई कि 600 जितने जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चंद्रचूड़ साहब को एक खत लिखा और खत में ये लिखा कि लगता है कि न्यायपालिका की जो छवि या तो इमेज है, उसके साथ कहीं जो है खेला किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है और राजनीतिक दबाव जो है उस पर डाला जा रहा है, विशेष रूप से कुछ पार्टीज़ या कुछ राजनेताओं के द्वारा और कोई या तो कोई खास समूह के द्वारा और हमको लगता है उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उनको लगता है कि न्यायपालिका को इससे बचने के लिए कोई उपाय ढूँढना पड़ेगा। ये 600 वकील कौन है? ये 600 वकील जो है उसमें जो जो सबसे बड़ा नाम है वो है वरिष्ठ धाराशास्त्री हरीश साल्वे साहब जो कि आपको हमेशा सरकार की ओर से, इस सरकार की ओर से या तो इस सरकार के का सीधा केस लड़ते होते या तो फिर कहीं न कहीं सरकार इन्वॉल्व हो या तो उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, ऐसे केसेस लड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो हरीश साल्वे साहब हैं। और फिर बाकी और बहुत सारे जो बड़े-बड़े हैं, मनन कुमार मिश्रा है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और वो विशेष रूप से ऐसे वकील दिखते हैं जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के अभी के कुछ कुछ दिनों के जो रुख के चलते इलेक्टोरल बॉन्ड जो है विशेष रूप से वो खास, उसमें जो स्टैंड लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और अब हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए शायद एक तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की है। उस पर हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट करके अब तो एक्स है तो एक्स पर पोस्ट करके ये लिख दिया कि डराने और धमकाने की जो कांग्रेस की है वो मूलभूत प्रकृति है। ये पूरा है क्या मामला? उसमें ज़्यादा मैं ना बात करते हुए हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और मेरे बहुत ही आदरणीय श्रवण गर्ग साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आएँगे और ये क्या है पूरा मामला? इसके पीछे की पर्दे के पीछे की क्या बातें हैं? ये उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनका स्वागत कर लेता हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। सर बहुत-बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है सर। आपका 1 सेकंड में हाँ, अब वो ऑडियो म्यूट था। जी सर, आपने सुना प्रस्तावना में, बस आप दर्शकों को जी, जी, ये अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल, समझाने की ये समझाएँ कि बिल्कुल। ये क्या है खेल पूरा? ये क्यों लिखा गया? जी, जी, किसके कहने पे लिखा बिल्कुल। गया? किसको फ़ायदा है? किसको दबाने की कोशिश है? और प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है एक्स पर वो क्या हमको हमको क्या दर्शाता है वो? देखिए हरीश भाई मयूर भाई जो इसको 2 चीज़ों में समझना पड़ेगा। जी, लोगों में जो बातचीत है, लोगों में जो चर्चा है, जो मीडिया में चर्चा है, मीडिया मतलब सरकारी मीडिया नहीं, जो समानांतर मीडिया है, पैरेलल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं। जी, लोगों में जो बातचीत है वो ये है कि मतलब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कि सरकार इस समय गहरे संकट में है। जी, बहुत ज़्यादा गहरे संकट में है। लोगों का ऐसा मानना है। जी, खासकर दक्षिण के राज्यों में जो लोग कहते हैं वहाँ लिख रहे हैं या महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में जो बातचीत है, यूपी जी, में भी कुछ हद तक बातचीत है। जी, ये जो चिट्ठी लिखी है हरीश साल्वे जी के अगुवाई में 600 लोगों ने, जी, उसके बारे में लोगों का एक ये मानना है कि ये चिट्ठी तो सरकार ने लिखी है, हुँ, ये जो लोग हैं ये तो केवल मुखौटा है। जी, मतलब ये सरकार की प्रतिक्रिया है, सरकार का मन है, सरकार क्या महसूस करती है वो है इसमें पूरी जी, भावना। क्योंकि इसमें एक तो हरीश साल्वे हैं, आपने देखा जी, नोटबंदी पर जो स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ जो उनकी पूरा बहस हुई, उसमें किस तरह की बहस हुई वो पूरे उसके वीडियो अवेलेबल हैं। जी, बिल्कुल सर। एक सिग्नेचरी वो भी हैं जिन्होंने जो बार एसोसिएशन की तरफ से या बार के लोगों की तरफ से
जो भी काउंसिल है बार के मनन जो कुमार मिश्रा। प्रतिनिधि, हाँ जो भी हैं उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी, कोई अग्रवाल हैं उन्होंने, हाँ, आदिश अग्रवाल। हाँ। हाँ मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक अग्रवाल है या कोई है, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जी इसको जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में डाल देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये ऑर्डिनरी टाइम्स का मामला नहीं है कि सामान्य समय में कोई ऐसी चिट्ठी लिख रहा है, कोई बात ऐसी हो रही है कि नॉर्मल टाइम्स हो, एक डिफिकल्ट टाइम्स में, और ऐसे टाइम पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक के बाद एक चीज खुल रही है। अभी तो बहुत सारी चीजें खुलना बाकी हैं, जी मतलब उसमें ये भी बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट कोई उसको लगे कि भाई इसमें जांच बैठना चाहिए तो जांच भी बैठा सकता है अपनी तरफ से, जी सुओ मोटो बैठा सकता है कि भाई इसमें जी पता करो क्या मामला है। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल का जिस दिन मामला था, 600 जजों, 600 वकीलों या 600 लोगों का चिट्ठी उसी दिन आती है जिस दिन हाई कोर्ट में उनके जो ईडी में की डिमांड वाली जो सुनवाई होती है, उसी समय आती है वो चिट्ठी जी सर। सामने। कभी इस तरह का भारत के इतिहास में देखा नहीं गया कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से टेक करे, जिसमें कमिटेड जुडिशरी को लेकर कांग्रेस की कोई संस्कृति का हवाला दे 5 दशक पहले की। जी वो जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा, उसमें कोई गलत नहीं कहा कि हम्म, 5 दशक पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कमिटेड जुडिशरी की बात हुई थी, और उसमें हमारे कुछ जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा भी दिया, ये भी ठीक है। जी 5 दशक पहले की बात को देश का प्रधानमंत्री उठाए, अलग से उठाए तो कोई बात नहीं, पर वो जो चिट्ठी लिखी उसके साथ उस पोस्ट को टैग करते हुए अपनी पोस्ट जाहिर करे, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि पीएम को इतना क्यों क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, या पीएम को उसमें अपने को क्यों डालना चाहिए। जी। आपने देखा ही 600 लोग हैं, कोई एक दिन में तो मयूर भाई हुआ नहीं होगा ना ये 600 नहीं, एक दिन लोगों में तो को, नहीं हुआ सर, ये तो इसके लिए टाइम चाहिए सर, आयोजन के मतलब लिए। देश भर के लोग हैं, तो इनसे कांटेक्ट किया होगा, इनको बताया होगा, फिर एक लंबी टाइम लगा होगा ना इसको पूरा करने में। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप सोचो कि कितने लंबे समय से ये काम चल रहा होगा। जी अब खड़गे साहब ने जवाब दिया इसका, क्योंकि जी कांग्रेस पर हमला किया, कांग्रेस की संस्कृति पर। उन्होंने कहा कि भाई आपको याद दिलाया कि वो 4 जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो क्यों की थी। एक जज जिसने जो शामिल था उसको राज्यसभा में जगह कैसे मिल गई, मतलब वो सरकार का आदमी कैसे हो गया। अभी हाल में वेस्ट बंगाल के एक जज ने राजीनामा दे के चुनाव लड़ लिया। फिर खड़गे साहब ने बताया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो बात आई और जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, वो क्या था कि आप अपने पूरे के पूरे जजेस के अपॉइंटमेंट का काम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जी और बीच बीच में कई बार बात चलती रहती है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के या एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप करती है, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है। आप मैंने कहा कि टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें टाइमिंग है टाइमिंग है बिल्कुल सर। कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिबेट चल रही है, हरीश साल्वे स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार के एक मुखिया चिट्ठी लिख रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, ये तमाम चीजें
चल रही हैं, मतलब कोई बड़ी विपत्ति देश पर आ गई है या आने वाली है। वो जैसे कोई भूकंप आता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं एकदम पेड़ों से, जी जी सबसे पहले उनको पता चलता है। जी मैं इसको देखता हूं कि ये एक ऐसा उपक्रम है चिट्ठी लिखने का, पीएम के द्वारा टेक करने का, कि जुडिशरी को, जो लोग बात करते हैं आपस में, कि जुडिशरी के, न्यायपालिका के लोग भी, वकील लोग भी बात करते हैं, दो चीज बात करते हैं। मैं पहली चीज बोलता हूं कि ये जुडिशरी को टेरराइज करने की कोशिश है, हिंदी में बोले तो आतंकित करने की, जी और ये बताने की कि बहुत हो गया, अब नहीं चलने देंगे, आपने बहुत हमारे खिलाफ फैसले दे दिए, अब हम ये नहीं चलने देंगे, ये टेरराइज कर। ये बड़ा चौंकाने वाला और घबराने वाली बात है देश के लिए। मैं आगे आता हूं उसमें कि क्यों घबराने वाली बात है। जी दूसरी बात ये कि क्या इतनी बड़ी संख्या में न्याय क्षेत्र में वकील, अधिवक्ता लोग सरकार के या सरकार की विचारधारा के या संघ की विचारधारा के साथ हैं? ये ये बड़ी 600 एक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये 600 नहीं है, ये 6000 भी हो सकते हैं, 6 लाख भी हो सकते हैं। आप गुजरात में देखते हैं ना कैसे काम चलता है जुडिशरी का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादा घबराने वाली बात है। वो क्यों बात है घबराने वाली बात? वो ये कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ बताए गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी और मीडिया। आप देख रहे हैं कार्यपालिका पर किस तरह का नियंत्रण है, पूरी तरह से कार्यपालिका एक व्यक्ति के, एक विचार के अंतर्गत काम कर रही है। आप देख रहे हैं विधायिकाओं को कैसे गिराया जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है, सांसदों को, विधायकों को खरीदा जा रहा है और बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये विधायिका का हाल हो गया। मतलब यह हाल हो गया कि एक सांसद कहता है कि हमको 400 की तादाद इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल सकें। तीसरा स्तंभ आ गया मीडिया का। आप देख रहे हैं मीडिया की क्या हालत है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूत हो गया, ध्वस्त हो गया, गुलाम हो गया, बिक गया। एक आखिरी स्तंभ बचा था जुडिशरी का, वो भी आप देख रहे हैं कि डिवाइडेड जुडिशरी है। ये 600 लोग नहीं हैं, ये एक बड़ी फौज है। और अकेला आदमी लड़ रहा है उससे, मतलब जुडिशरी में एक अकेला आदमी लड़ रहा है, चंद्रचूड़, और बाहर एक अकेला आदमी लड़ रहा है, राहुल गांधी। दो लोग। अगर जुडिशरी नहीं बचाती राहुल गांधी को तो राहुल गांधी जेल में होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बड़ा एक अद्भुत चल रहा है, जो कि तो इसको आप आगे कहाँ, मतलब ये संघर्ष, ये कॉन्फ्लिक्ट जो
एक तरह से सीधी चुनौती हुई है, आपने जैसे कहा। ये कहाँ जाके ठहरता हुआ इसको आप देख रहे हैं सर? व्हाट इज दैट यू सी अहेड? मैं कोई देखिए ज्योतिषी तो हूं नहीं, कोई नहीं, वो प्रेडिक्ट नहीं आप कर सकता, ऑब्जर्वेशन के तौर पे सर। पर मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आने वाला टाइम देश के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि जो हुकूमत है उसका जो लगा है उसके संकेतों से कि उनका डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है तो उनका चुनाव परिणामों में भी यकीन नहीं है, और चुनाव परिणामों में भी यकीन नहीं है तो आप देखिए कि उन्होंने ये बोलना बंद कर दिया है 370 मिलेंगे हमको या 400 मिलेंगे। आपने पिछले दिनों में कोई किसी से सुना नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने भी कहना बंद कर दिया है 370 और 400। भाजपा का कोई आदमी अब 400 नहीं बोलता, नहीं, अभी नहीं, 370 अभी उसमें चुप्पी है, अचानक से चुप्पी आ गई उसमें, बिल्कुल। उसका कारण ये है कि इस समय पूरे देश की जो हवा है, चुनावी नब्ज जो है, वो ये बताती है कि सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा। लोग बात करते हैं, जो जी। अलग अलग राज्यों के गणित आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, आप सोचिए कि आपने पूछा ना क्या हो सकता है, जी सर। उसका जवाब कि बहुमत नहीं मिल सकेगा और सरकार सत्ता नहीं छोड़ना चाहती है, तब क्या करेंगे बोलिए? तो तब पर सर वो फिर कैसे संभव है? अगर बहुमत नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला, तो सत्ता तो छोड़नी ही पड़ेगी। फिर कैसे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अचानक से हेट में से कोई कबूतर निकल सकता है, एक चिड़िया निकल सकती है। लोगों ने इस दिशा में सोचना विचार करना शुरू कर दिया है। बड़ी घटना है ना कि ये 1700 करोड़ रुपए की लेनदारी कांग्रेस में निकाल दी है। 1700 करोड़ निकाल। अब 1700 आ, करोड़ नहीं देंगे तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन उसकी मान्यता खत्म कर देगा। क्या होगा कि कांग्रेस चुनाव से बाहर हो जाएगी। क्या होगा कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। वो जैसे ये होता है ना कि एक पेशेंट गया वहां हॉस्पिटल में, वो पहले हॉस्पिटल में काउंटर पे ही बोल दिया कि भैया 1700 करोड़ जमा कराओ तो तब तुम्हारा इलाज करेंगे या तुमको घुसने देंगे। मतलब वो जो पेशेंट गया डेमोक्रेसी के हॉस्पिटल में, उसको काउंटर पे बोल दिया। पर ये 1700 जो इनको मिला है, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला है, उससे तो पैसे भर सकते हैं, अगर अगर ये नौबत यहाँ तक आ जाए तो। आप देखिए ना कितना पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको। वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कब मिला था? उसके बीच में कितने चुनाव हो गए? नहीं, ये सवाल मैंने जानबूझ के दर्शकों वाला पूछा है, क्योंकि दर्शक ये सब सवाल, ये इसलिए मैंने, नहीं ये नहीं मुझे नहीं, समझना बिल्कुल हो। हाँ, ठीक पर ये सवाल। कहा आप 2018 से 6 साल में ये पैसा मिला जी। या 19 से मिला, 5 साल में आप देखिए ना कितना पैसा मिला। जी। और उसके बीच में, और दूसरा ये पूरा पैसा वाइट का है। ये दिया भी ड्राफ्ट से, चेक से, आरटीजी से है, और अकाउंट में शो भी हुआ है, और अब तो ये भी पता चल गया किसने दिया है। और इसमें ये भी शामिल है कि विड्रॉल्स भी शामिल हैं कि भाई कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि उसका ऑडिट भी होता है। जी। इस बीच में तेलंगाना में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुए, गुजरात में हुए। कर्नाटक में चुनाव हुए, हिमाचल में हुए, पंजाब में हुए, बंगाल में हुए।
कई जगह चुनाव, उपचुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए। कांग्रेस के पास पैसा कहाँ है? और बीजेपी के पास अब कितना पैसा आप देखिए। तो सर, आप जो चित्र अभी देख पा रहे हैं और जो आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये बड़ा डरावना है। ये ये इससे डर लगता है, ये जो संभावना है इसको सुनते देखते हुए। हाँ, ये डरावना है। और हम लोग क्या है, हमारी परेशानी ये है कि हम लोग उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। वो जैसे वो तम्बाकू खाने वाले को बोलता है ना डॉक्टर कि तेरे को कैंसर हो गया, तम्बाकू बंद कर दे, और फिर भी वो बंद नहीं करता है। हम लोगों को बोल दिया है, संकेत दे दिया है कि तैयार हो जाओ, क्या होने वाला है। पर हम लोग अपनी मस्ती में हैं, देश मस्ती में है, बोले चलता है यार, ये तो सब हो जाएगा। लोगों ने अभी अपने दिमाग में सोचना भी शुरू नहीं किया कि हो क्या रहा है। और जितना ये मीडिया है, सरकारी मीडिया, जी, वो देख रहे हैं आप कैसा क्या डिबेट कर रहा है। अरविंद केजरीवाल का इशू पूरा का पूरा यही तो है ना कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिबेट को भटकाया कैसे जाए। डाइल्यूट करें, डिस्ट्रैक्ट कर दें, हटा दें पूरे लोगों के दिमाग से। उनकी गिरफ्तारी ऐसे टाइम पे की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू के टाइम पर 8-8 9 सम्मन हो गए, तब पहले नहीं की, अब की। बात सही है, बात हाँ, सही, कि बिल्कुल सही बात है। कि अब अभी करना है भाई, और आप उसको घसीट रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कि उसमें क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं सरकार के साथ, पता नहीं उनको कि वो मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं, अभी पता नहीं। वो तो खुलेगा, राज खुलेगा, खुलेगा तो सब कुछ। हाँ, ये बड़ा जो पॉइंट है, ये लोगों के लिए चौंकाने वाला है कि ये राहुल गांधी को कितने लोग धोखा देने वाले हैं, वो है। मैं उन वो लोगों में शामिल नहीं हूं जो ये बोलते हैं ना बड़ी रोजी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जी। गई सरकार, डर गई मोदी, खत्म हो गई। हम्म, हो रहे हैं डिबेट, हमारे लोगों में ही हो रही है। हाँ, हो रही है सर। हो रही है ना, ये बिहार में धो दिया, महाराष्ट्र में धो दिया। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी को और अमित शाह जी को जो समझता है और जो गुजरात को समझता है, वो ऐसी बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो यही कहेगा कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन सत्ता से दूर नहीं हटेंगे। उसके लिए चाहे आप जो भी सोच हो, जो भी करना पड़े। आप आप सोचो, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ। जी। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तमाम बहुत सारे देश आपको क्यों बार बार पूछ रहे हैं कि फेयर ट्रायल क्यों नहीं हो रही आपके यहाँ, आपने खाते क्यों बंद कर दिए, आपके मामलों में इतना जबरदस्त इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई कि उनको पता है कि आप, नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस समय सबसे कमजोर है और आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। दुनिया की कोई ताकत अभी हमारे साथ नहीं खड़ी है, हमारी सरकार के साथ, मतलब हाँ, नागरिकों के साथ तो खड़ी है। ये जो अरविंद केजरीवाल को लेके जो अमेरिका जर्मनी बोल रहे हैं, ये तो बहाना है केजरीवाल तो। वो असल में क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। वो केजरीवाल की फेयर ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपके पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं कि आपके यहाँ चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये बताइए आप। और लोग समझ रहे हैं कि वो केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, उनको उनको एक बहाना चाहिए, आपको एक ट्रिगर चाहिए कि वो आपको वो परेशान कर सके, और आपको जवाब नहीं देते बन रहा है। जी।
हम लोग एक मुसीबत में हैं, संकट में हैं, और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली बीजेपी और आरएसएस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल मीनिंग लोग हैं, सोचने वाले हैं। वो ये सोचेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पार्टी पर और संघ पर क्या पड़ेगा जी या क्या पड़ रहा है, और वो इसमें कोई बड़ा रास्ता निकालेंगे जिससे डेमोक्रेसी बच जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी पर अगर कोई आंच आती है तो सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को और संघ को होगा, जी कांग्रेस को नहीं होगा। नहीं होगा। ये मेरा मानना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और बड़ी, हालांकि डराने वाली है, लेकिन आप बिल्कुल सही है। मतलब हम इस बारे में हम लोग इंटरनल चर्चा भी करते हैं कि, और जैसे आपने कहा कि गुजरात और नरेंद्र भाई और अमित भाई को जो लोग करीब से जानते हैं तो उनको पता है कि ये क्या हो सकता है। बात बिल्कुल सही है सर, और वही बात जो है खुल के आज हमने आपके आकलन के जरिए जो है दर्शकों के समक्ष हमने रखी। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जी। तो दोस्तों, गर्ग साहब थे, बात दो मुद्दों पे हुई। एक तो ये कि ये जो 600 एडवोकेट है वो ऐसे ही मौके पे चिट्ठी लिखते हैं, और ये 600 लोग हैं अगर, तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन उसमें कितना टाइम गया होगा। और उसी वक्त वो चिट्ठी आती है जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हो रही होती है। उसी चिट्ठी को लेकर प्रधानमंत्री खुद अपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखते हैं, उसमें कांग्रेस को 50 साल मतलब कि एक इमरजेंसी का टाइम याद दिलाते हुए वो कुछ अपना टेक देते हैं जो गर्ग साहब ने कहा। और साथ में जो गर्ग साहब ने दूसरी बात कही, उनको जो दिख रहा है और उनको क्या मतलब जो उनके साथ, वो उन्होंने कहा कि भी उनकी जो चर्चाएं होती है उनको जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शायद अब सरकार को लगता है कि वो उनके लिए बहुमत प्राप्त करना मुश्किल है, और अगर वो बहुमत प्राप्त नहीं करेगी और अगर उसको सत्ता भी नहीं छोड़नी है तो क्या हो सकता है। वो जो परिदृश्य है, वो चित्र है, उसकी कल्पना आप करें। अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ। इस चर्चा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जागरूक करने वाली आज बात कही है अगर साहब ने। अगर आप इसको ठीक से सुनेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से सुने, और सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो आप हमको लिख के जरूर से कमेंट के जरिए भेजिएगा। बात अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है फॉर बीइंग गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये विनती है, रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।